नमस्कार, आदाब। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम के इस नए दौर में हमारे बेशुमार दर्शकों का हम दिल से स्वागत करते हैं। वो दर्शक जो सारी दुनिया से इस कार्यक्रम को देखते हैं, देखते रहे हैं। दरअसल आपकी कदरदानियों ने, आपकी मोहब्बत ने इस कार्यक्रम को कुछ इस अंदाज से उभारा, सजाया संवारा कि वाकई हमारे हौसले जो हैं बहुत बुलंद हुए, हमें बड़ी हिम्मत मिली और हमने उस हिम्मत और उस हौसले की बिना पर जो है ये नया दौर शुरू किया है। जाहिर है आपकी बेशुमार मोहब्बतों ने जहाँ हमें हिम्मत दी है, वहाँ हम पर एक ज़िम्मेदारी भी आयत की है कि अब ये नया दौर जो है उस गुज़रे हुए दौर से किसी तरह कम ना हो। जब ये नया दौर शुरू करने थे तो हमने सोचा कि इसकी शुरुआत को जो है उस मयार पर किया जाए, उस शख्सियत के साथ किया जाए जिससे कम अगर हो तो ऐसा लगेगा कि इस प्रोग्राम के साथ बेइंसाफ़ी हुई, और इससे ऊपर का माफ़ कीजिएगा खुद हम भी नहीं सोच सकते थे। आज के मेहमान की ज़िंदगी पर जब हम नज़र डालते हैं तो उन्हीं की फ़िल्म की एक गीत का ये हिस्सा मुझे याद आता है। हिस्सा कुछ इस तरह था कि न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो सर उठा के जियो। इस गैर मामूली शख्स को यहाँ दावत देते हुए मुझे बेहद खुशी भी हो रही है, बेहद गर्व भी हो रहा है, और मैं फ़ौरन ही दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएं सुनील दत्त साहब। साहब एक तो बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जब पहली मरतबा आप आए थे तभी से जो है हम लोगों पर ये धुन सवार थी कि कब आपको ले आएँ और कब आप पर एक पूरा कार्यक्रम किया जाए। तो सर, मैं इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, मैं पूछना चाहता था कि आपका नाम जहाँ तक हमने सुना है तो बलराज है। जी हाँ, बलराज। तो फिर फिल्मों में तो, और वैसे तो हम आपको सिर्फ सुनील दत्त के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आया तो उस ज़माने में बहुत बड़े कलाकार थे बलराज साहनी जी, बहुत बहुत काबिल। तो हमने कहा कि हम उनके साए तले दब जाएंगे जी तो हमें अपना नाम बदलना पड़ा। जी तो ये सुनील मुझे अच्छा लगा, जी और दत्त तो मैं हूँ ही। जी हाँ, तो सुनील आप ही का चुना हुआ नाम। जी हाँ। वो दत्त साहब, आपकी फैमिली में तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिल्कुल कोई नहीं था आपसे पहले? जी, मुझसे पहले नहीं था कहीं। तो वैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आपके पिताजी वगैरह क्या करते थे? मेरे पिताजी तो आर्मी में थे। वैसे हम ज़मींदार लोग थे, हमारी ज़मीनें थी और गांव में काफ़ी अपना दबदबा था। जी जी हमें दीवान जी बुलाया करते थे। जी 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 मेरे फादर का नाम था रघुनाथ दत्त, तो दीवान रघुनाथ दत्त उनको दीवान बुलाते थे। जी तो हम भी छोटे दीवान कहलाए जाते थे गांव जी में। जी 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 तो मगर ये हिंदुस्तान के बंटवारे ने फिर सब कुछ ये इधर उधर कर दिया सब। फिर एक ज़माने में जो घोड़ों पे बैठ के जाया करते थे और एक दबदबाव था गांव में, वो सब ख़त्म हो गया, फिर ज़मीन पे आ गए। जी 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 सर, आप इस तरह आए हैं कि पूरी हिंदुस्तान की, बल्कि अब दुनिया के दर्शकों की ज़मीन की, दिलों की ज़मीन पे आप फैले हुए हैं। और दीवान तो आप उस वक्त सिर्फ गांव के थे, अब तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आपका नाम और आपकी शोहरत जाती है वहाँ दीवान से भी कुछ बढ़कर आप हैं। लेकिन उस ज़माने का जिक्र जिसका आपने किया, मैं उससे जुड़ी हुई कुछ शख्सियतों को बुलाना चाहता हूँ ताकि बातचीत का मज़ा जो है और आए। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। जी जी रानी, क्या हाल है तेरा? हाँ, पैर ठीक नहीं हुआ अभी तक? हाँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ठीक ठाक हूँ। अरे ये मेरी छोटी बहन है। जी, आप तशरीफ़ रखिए ताकि हम रानी साहिबा को और सोमदत्त साहब को याद ये मेरा छोटा भाई। जी, इनको तो खैर जानते भी हैं क्योंकि आपकी फिल्म से भी हम लोग वाकिफ़ हैं। लोग शक्ल भी देखें तेरी। हाँ, ये रानी जी, बहुत शुक्रिया कि आप अपनी तकलीफ़ के बावजूद जो है यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। और हम लोग बात कर रहे थे दत्त साहब की, जब दत्त साहब छोटे दीवान साहब की तरह जाने जाते थे और माने जाते थे, तो हमको तो वो किस्से कम ही याद होंगे जो आपको याद होंगे कि दत्त साहब जब छोटे दीवान थे तब कैसे थे? बहुत शरारती, बहुत नटखट, बड़े शरारती और बड़े नटखट। इतनी शरारतें करते थे
कि इनकी शरारतें सबको अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। जी जी जी। और हमने सुना है कि गांव में भी घोड़े पर बैठ के दंदनाते हुए घूमते रहते थे यहाँ से नहीं, वहाँ। नहीं, घूमते नहीं आते थे, ये जाते थे अपने स्कूल में, हम्म जो गांव से 20 किलोमीटर दूर था। तो छोटे से थे तो वो दादी माँ ने एक नौकर रखा, भाई ये घोड़ी कैसे चलाएगा। हम्म तो नौकर रखा, वो आगे बैठे, भैया को पीछे बैठाए, तो पीछे से उसको चिमटी मार रहे हैं, काट रहे हैं, मेरी घोड़ी और तू आगे बैठे, मेरे को क्यों नहीं बिठाता। फिर 2 दिन के बाद उसने दादी माँ को बोला कि देखो मेरी पीठ की हालत देखो, दीवान साहब ने क्या किया। फिर जल्दी घोड़ा चलाना सीख गए जी जी जी। और घोड़े पे आना जाना जी। बड़ी शान से। साहब जब ये पार्टीशन का वाकया हुआ, जी। हम लोगों ने तो अब सिर्फ जाहिर है कहानियाँ ही सुनी हैं, तो आपके लिए इट मस्ट हैव बीन अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कि एक इतने बड़े ख़ानदान में इतने आराम और आसाइश और इज़्ज़त में पला हुआ लड़का जो है या फैमिली जो है उसको अचानक सब छोड़ छाड़ के इस तरह आना पड़े। तो यहाँ जब आप पहले चले आए तो किस जगह आए और क्या बनने की उम्मीद से आए थे? पार्टीशन के बाद अच्छा ये हुआ कि हमको थोड़ी ज़मीनें मिल गई, जो इस तरफ से हमारे मुसलमान भाई उस तरफ गए थे, जी जी जी। तो वो अपनी ज़मीनें छोड़ गए थे और हम अपनी ज़मीनें उस तरफ छोड़ आए थे। तो उसके एवज में थोड़ी बहुत हमको ज़मीन मिल गई। आज तो हरियाणा है, उस वक्त पंजाब था। तो एक गांव में हमको ज़मीन मिल गई, जिसकी वजह से एक सहारा मिला मेरी माँ को, मेरे छोटे भाइयों को। तो उसके बाद मैं बम्बई आया, क्योंकि यहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ थी ये रिफ्यूजीज़ के लिए। रिफ्यूजीज़ कॉलेज बन गए थे, जहन कॉलेज जो था वो रिफ्यूजीज़ कॉलेज था। अच्छा। जी हाँ। तो वहाँ फैसिलिटी ये थी कि मॉर्निंग क्लासेस लगती थी सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद आप काम कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे और पढ़ भी सकते थे। तो ये फैसिलिटीज़ थी, इसलिए मैं फिर यहाँ चला आया। तो ये सहारा ये था कि कम से कम वहाँ घर में खाने पीने को तो मिल रहा है थोड़ा बहुत, और पढ़ने का मौका भी है। पढ़ने का। यहाँ पे मैंने फिर बीएसटी में नौकरी की। जी, मैं उस पर आता हूँ। आपने जो हरियाणा का जिक्र किया उसकी कुछ तस्वीरें रानी जी हमारे पास है, मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखें। अच्छा, ये यहाँ तो बड़ा डिटेल वर्क किया आपने हैं? सही शादी की है? जी हाँ मेरी शादी। हाँ, ये सोम जी की शादी की तस्वीरें हैं, तो जो वहीं की गई थी जहाँ पे आपका ये घर था हरियाणा में, तो उस वक्त के पंजाब में। अब भी वो साहब आपका घर वो जैसा है अब भी है? अभी ज़मीनें हैं, ये जाता है वहाँ देखभाल करता है ज़मीनों की। जी हाँ। तो आप फरमा रहे थे कि जब आप मुंबई आए, जो हम लोगों में से किसी को शायद मालूम नहीं होगा कि आपने बीईएसटी में नौकरी भी की। मैंने बीएसटी में नौकरी की थी बस डिपो में। तो मेरा जो काम था, शॉप रिकॉर्डर बोलते थे उसको, कि जब बसेस आती थी तो उसमें बसेस में कितना डीजल ऑयल डालना है उसका रिकॉर्ड रखना, फिर बसेस को डैमेज क्या हुआ है, मडगार्ड टूट गया, ये टूट गया, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। फिर बस कंडक्टर जो था, उस ज़माने में घंटी बजती थी अपना रस्सी के साथ, जी हाँ जी हाँ जी। तो वह घंटी टूट गई है, फिर मैं नोट करता था। तो ये काम मेरा था 2:30 टू अबाउट आई थिंक 11:30, ये मेरी ड्यूटी होती थी। दोपहर को 2:30 बजे से रात के जी हाँ, 11:30 बजे तक। 11 साढ़े 11 बजे तक। और सुबह 7:30 मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज के बाद फिर मैं एशियाटिक लाइब्रेरी जो वहाँ है, क्योंकि जगह नहीं होती थी पढ़ने के लिए कहीं, तो एशियाटिक लाइब्रेरी में चला जाता था, वहाँ पढ़ता था। और 2 बजे बस डिपो, उस ज़माने में एक ही डिपो था यहाँ पे अपना कुलाबा में, जी 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 तो जी। वहाँ पे काम करना। एंड समटाइम्स कुछ दिनों में कुरला में रहा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लास्ट ट्रेन 12 बजे की होती थी, तो मैं कुलाबा से भागता था और बीटी स्टेशन आके ट्रेन पकड़े कुलाबा जाता था। और वहाँ मेरे पास सिर्फ 2 कुर्ते 2 पजामे थे। मैं सूट पहन के इसलिए आया हूँ कि ताकि लोगों को पता चले अब मेरी हालत ज़रा अच्छी है।